مسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंगेज किड्स इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज का फिफ्थ एपिसोड है और प्रैक्टिकल लाइफ एल्बम चल रही है हमारी। अब तक हम इसमें सारे ग्रुप्स तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट ग्रुप है इंशाल्लाह। और शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिनिश हमारे साथ मौजूद हैं। बिनिश प्लीज आप किरत से स्टार्ट लें अल्लाह के नाम से। जी मैम। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। मैं इंशाल्लाह आपके सामने सूरह अल-माआरिज आयत नंबर 19 से तिलावत कर रही हूँ। इन आयत का आज के टॉपिक से बहुत गहरा ताल्लुक है। इंशाल्लाह इसको पहले पढ़ते हैं फिर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون। तर्जुमा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सूरह माआरिज आयत नंबर 19 से तर्जुमा है। बिलाशुबा इंसान थुड़दला पैदा किया गया है, यानी जल्दबाज पैदा किया गया है। जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है और जब उसे माल मिलता है तो बखील बन जाता है। मगर नमाज अदा करने वाले ऐसे नहीं, जो हमेशा अपनी नमाज पर कायम हैं और जिनके अमवाल में एक मुकर्रर हक है, साइल और सवाल से बचने की बिना पे महरूम, और जो क़यामत के दिन की तस्दीक करते हैं और जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, क्योंकि उनके परवरदिगार का अजाब बेखौफ रखने वाली चीज नहीं। ये आयतें अल्लाह सुब्हाना व तआला की हमें ये बता रही हैं कि इंसान जो है वो इंतहाई जल्दबाज और थुड़दला है, लेकिन उसकी इस जल्दबाजी को दुरुस्त करने वाली चीज है, वो है नमाज। और ऐसी नमाज जो दाइमून के दर्जे पर है, यानी हमेशगी की है। कभी पढ़ा कभी छोड़ा, कभी एक पढ़ी कभी दो कभी चार, ऐसे नहीं। दाइमून वक्त पर कामिल वुजू के साथ और उस पे कायम रहकर, यानी उसके खुशू व खुजू के साथ और उसके टाइम पर उसको अदा करने वाले जो हैं वो थुड़दलेपन से बच जाएंगे। उनके अंदर पेशेंस आएगा, उनके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला एक वकार पैदा करेंगे। वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के फैसलों पे रजामंदी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। उनके अंदर सब्र आएगा, उनके अंदर शुक्र आएगा। वो हर एक नेमत का शुक्र अदा करते हुए अपनी जिंदगी को आरजी वक्त का एक जैसे एक मुसाफिर होता है, आरजी वक्त के लिए कहीं आराम करता है फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। वो अपनी जिंदगी को बस इस तरह ही लेगा कि मैं आरजी यहाँ पर आया हूँ, मेरी असल मकसद, मेरी असल मंजिल तो आखिरत है, वो अल्लाह की रजा है, वो अल्लाह का दीदार है, वो अल्लाह की जन्नत है। तो ये नमाज हमारी सिर्फ आखिरत नहीं सुधार रही, ये हमारी दुनिया भी सुधार रही है और हमें एक बावकार शख्सियत का मालिक बना रही है। इंशाल्लाह आज के एपिसोड में हम इन्हीं बातों को डिटेल से समझेंगे। ओवर टू यू मैम। जज़ाकल्लाह बिनेश। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत प्यारा कनेक्शन बना है। इसका लिंक हम नमाज से ज़रूर करेंगे कि जो आज का ग्रुप है वो किस तरीके से एक बच्चे के अंदर कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स के थ्रू इन्हीं क्वालिटीज को जो कि अभी बिनेश ने बताई हैं उससे कैसे कनेक्ट करा जा सकता है। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My Lord, expand for me my breast and ease for me my task, and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Allahumma aj'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. आज का ये सेशन भी हम सब यहाँ पे जो जमा हुए हैं इसको समझने के लिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए और शुक्र करने के लिए. अल्लाह हमारे एफर्ट्स को कबूल करे. अभी तक मैं इन पिछले सारे सेशंस में अगर आपको मौका नहीं मिला हो इससे पहले, तो प्लीज पिछले सेशंस को जरूर देखिएगा. ये प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस बहुत खास एक्सरसाइजेस होती हैं जो बच्चे की खास फितरत को, नेचर को देखते हुए ये करिकुलम डिजाइन किया गया है. बहुत सालों की रिसर्च के बाद बच्चों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए, बच्चों की ग्रोथ को अंडरस्टैंड करते हुए, बच्चों की डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए ये एक करिकुलम बना है. और इस करिकुलम पे बेस्ड बहुत सारी बच्चों की टीचिंग मेथडोलॉजीज बनी हैं. एक पूरा ग्रुप जो कि कह लें कि छोटे छोटे लेबोरेटरीज हैं जहाँ पर आप बच्चों को रखते हैं और वहां पे इन्हें ये एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हैं. मिक्स स्टेज एनवायरनमेंट कहते हैं इसको, या मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट कहते हैं. बच्चा 2, सवा 2, 2.5 साल से लेकर 6 इयर्स तक इस एनवायरनमेंट में रहते हैं. इसे हम कैजा एनवायरनमेंट कहते हैं. इससे पहले वाला एनवायरनमेंट टॉडलर्स एनवायरनमेंट कहलाता है. वहां पे बच्चा साल, सवा साल रहता है और 1.5 साल का बच्चा उसमें आता है. आपके इर्द गिर्द यकीनन आपको मॉन्टेसरीज मिलेंगे. आपको ये देखना है कि वाकई वहां पर ये प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेज या सेंसोरियल या और भी मॉन्टेसरी एक्सरसाइजेज कराई जा रही हैं कि नहीं. क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि स्कूल्स में मटेरियल तो होता है लेकिन बच्चों को उनका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता. ये बच्चे नेचुरली अपने इनका एक इनर टीचर मॉन्टेसरी, अकॉर्डिंग टू मारिया मॉन्टेसरी, बच्चों के अंदर एक इनर टीचर मौजूद है. अगर हम उस फिनोमेना को फॉलो करते हैं तो हम इनके हिसाब से इनको एक्सरसाइजेस कराते हैं, इनकी एज के हिसाब से. अगर आप इनकी नेचर और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके अंदर जो स्किल्स अल्लाह ताला ने डाले होते हैं उसके हिसाब से अगर आप इनको एक्सरसाइजेस कराते हैं तो बच्चे ना सिर्फ उसमें इंटरेस्ट लेते हैं बल्कि वो बच्चों को पूरी तरीके से फायदा देती हैं. किस तरह से, इनकी किस तरह की डेवलपमेंट होती है, उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, यहाँ तक के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हर तरह की डेवलपमेंट हो रही होती है. और आज की तो खास तौर पे जो एक्सरसाइज ग्रुप है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, वो इनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में काम देता है. अब मजे की बात यह है कि ऐसा क्यों है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो इसका बड़ा खास एक कनेक्शन होगा नमाज से जो कि मैं जोड़ूंगी. आपको पता है कि अल्लाह ताला ने बच्चों को फितरत, इंसान की फितरत में रख दिया है अल्लाह की वर्शिप करना, अल्लाह को की इबादत करना. तो कोई भी ऐसे स्टेप्स जो कि जिसमें नमाज के कोई भी स्टेप्स आ सकेंगे, जिसमें जैसे मेडिटेशन हो गया, जैसे योगा हो गया, जैसे एक्सरसाइज हो गए, जो भी इससे सिमिलर होंगे उस तक के फायदे होंगे. तो जब ये बच्चे नमाज पढ़ते हैं तो उसके डायरेक्टली कितने फायदे होंगे आप सोचें. मतलब नमाज की जैसी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को उसी तरीके के सिनारियो या स्टेट में लेकर आते हैं जिसमें उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करा जा रहा होता है, उसमें उनकी इतनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है. तो सोचें जब ये नमाज डायरेक्टली पढ़ना शुरू करेंगे तो कितनी इम्प्रूवमेंट होगी. तो आज का जो ग्रुप है वो बच्चों को इनडायरेक्टली नमाज के लिए प्रिपेयर करता है. इनडायरेक्टली इसलिए क्योंकि
डायरेक्ट तो खुद नमाज ही एक कंट्रोल्ड मूवमेंट है। कंट्रोल्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप खास एक मूवमेंट करते हैं और वो कंट्रोल्ड होती है। आप बॉडी के अंदर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन मूवमेंट्स को खास तौर पे कंट्रोल करते हैं। अब आप देखें कि जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो क्या आप दाएं बाएं देख रहे होते हैं? आपका एक एक इंटरेस्ट होता है नमाज में, आपकी एक खास तवज्जो होती है, खास फोकस होता है, खास कंसंट्रेशन होता है। तो ये ऐसी नमाज कारमत नमाज होती है, राइट? ये इसका फायदा होता है। हम चाहते हैं बच्चे भी इन फ्यूचर ऐसी ही नमाज पढ़े। तो इसकी तरबियत कब देनी है, इसकी प्रेजेंटेशंस कब से शुरू करनी है? तो हम इसे कहेंगे प्री प्रिपरेशन फॉर नमाज। तो कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स की जितनी भी एक्सरसाइजेज मैं आज आपको बताऊंगी वो सारी बच्चों को नमाज के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब आप सोचेंगे कि अम, किसी ने मतलब पेरेंट ने मुझसे एक दफा सवाल किया कि मेरा बच्चा 12 साल की उम्र में या 13 या 14 साल की उम्र में नमाज नहीं पढ़ता, मुझे बहुत मुश्किल होती है उसे कन्विंस करने के लिए। तो नमाज की तैयारी कब से है? नमाज की तैयारी जब से है जब से बच्चा माँ के पेट में मौजूद होता है। अब आप इस बात के लिए हैरान होंगे कि ऐसा क्यों है। तो साइंस ने बहुत हद तक अब प्रूफ कर दिया है, अगर आप रिसर्चेस देखें, कि मदर्स वूम के अंदर वो सारे एक्सपीरियंसेस जो एक माँ की प्रैक्टिस में होती हैं वो बच्चे के अंदर आती ही आती हैं। उसका इंटरेस्ट वो इनडायरेक्टली उनके लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। तो एक ये छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है, मैं इसको एलैबोरेट इंशाल्लाह अपने बाद में लेक्चर्स में करूंगी, क्योंकि हमें एक पूरा ग्रुप कवर अप करना है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट का। तो कंट्रोल ऑफ मूवमेंट की बात हो रही थी, हम आगे चलते हैं। हमने बाकी सारे ग्रुप्स, एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस, पर्सनल केयर, केयर ऑफ एनवायरनमेंट, ग्रेस एंड कर्टेसी, अब तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम कंट्रोल ऑफ मूवमेंट पर हैं। इस्लामिक प्रैक्टिस स्पेशल एरिया बाय मिस आमना, तो ये मैंने अपनी रिसर्च से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। मैं हर दफा इस्लामिक प्रैक्टिस को डिस्कस करती रही हूँ और हर ग्रुप के साथ मैंने उसको एसोसिएट किया और उसका कनेक्शन बनाया। ये एक रिसर्च है और आप सब जो कि इसमें शामिल हैं वो मेरी रिसर्च का हिस्सा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला इस रिसर्च को कंप्लीट करे और मैं और आप मिल के बहुत सारे लोगों तक इन फैक्ट्स को पहुंचाएं, ताकि हम बच्चों को, जो हम एक गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनाना चाहते हैं, इंटेलिजेंट मुस्लिम बनाना चाहते हैं, वो बना सकें। ऐसा मुस्लिम बच्चा जो कि मोबाइल के साथ नहीं बल्कि खुद अपनी आप को इंटेलिजेंट बनाने के लिए अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से इन्वॉल्व होके सीखे, जिसमें एक एडल्ट का रोल हो, जिसमें एक एडल्ट एक उनके लिए एनवायरनमेंट प्रिपेयर करे और उनको सही चीजें सही वक्त पर दे। ये ईयर्स गुजर जाएंगे तो मॉन्टेसरी इसको कहती है कि एज इफ मिसिंग द लास्ट बस। अगर आपने सेंसिटिव पीरियड्स के या एब्जॉर्बन माइंड टाइम पीरियड के, जो कि है 0 to 6 years का टाइम पीरियड गुजार दिया और इनको ये एक्सरसाइजेज नहीं कराई, तो आप यकीन करें आपको ऐसे बच्चे को आगे जाके फोकस कराना, कंसंट्रेट कराना और बहुत सारी चीजों को इंटेलिजेंटली करना सब आप नहीं करा सकेंगे। क्यों? वो बच्चा बेहतर तौर पे जज नहीं कर सकेगा, वो बच्चा बेहतर तौर पे कैलकुलेट नहीं कर सकेगा और उसमें बहुत सारी स्किल्स उसकी उसमें नहीं आ पाएंगी, जो कि उसमें इस एज में आ सकती हैं अगर उसको राइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। अब जो मैं एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ वो है वॉकिंग ऑनलाइन। इस ग्रुप में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस हैं, मगर वो 2 एक्सरसाइजेस इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि आपको खुद अभी समझ में आएगा जब मैं डिस्कस करूंगी कि हाँ ये चीज तो मैंने अपने बच्चे में देखी है। क्या कभी आपने देखा है कि आप अपने बच्चे के साथ वॉक पे जाते हैं और वो आपका हाथ छोड़ के किनारे पे चल रहा होता है रोड के, जैसे ये बच्ची इस पिक्चर में एक रोड के किनारे पे चलने की कोशिश कर रही है। उसके अंदर ये नेचुरल एक, इसको हम कहते हैं सेंसिटिव पीरियड है, जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के लिए होता है। सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपिंग मूवमेंट्स होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से बच्ची
आपको नजर आ रही होगी कि एक छोटी सी पतली सी किनारी रोड के उस पे चल रही है। इसी इसी इंटरेस्ट को लेते हुए, इसी सेंसिटिव पीरियड को कैच करते हुए आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को पेरेंट्स जिमनास्टिक्स के लिए ले जाते हैं। या आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो कि उन पेरेंट्स को बिलोंग करते हैं जो कि सर्कस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वहां पे देखें जैसे वुडन प्लैंक पे चलना या रोप पे चलना या या स्टिक्स पे चलना, ये सारी चीजें जो आपने अब तक अपने इर्द गिर्द देखी होंगी, वो इस एज को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज में इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है इस स्किल को एक्वायर करने का। अब ये स्किल क्या है? ये स्किल है अपनी बॉडी में बैलेंस लेकर आना। आपने देखा होगा कि बच्चा जब चलना शुरू करता है तो क्योंकि उसकी बॉडी प्रोपोर्शनेट नहीं होती प्रॉपरली, जैसे उसका सर बड़ा होता है और जिस्म छोटा होता है, तो वो गिरता है। 10 मरतबा खड़ा होगा, वो 10 मरतबा गिरेगा, क्योंकि वो बॉडी को बैलेंस करना चाहता है। उसका शुरू से ही ये फोकस होता है कि मैं किसी तरह कोई चीज ग्रिप करके खड़ा हूं, अपनी बॉडी का बैलेंस बरकरार रखूं और छोटे छोटे स्टेप्स लूं। फिर वो उन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स से फाइनली एक स्पीड में मूव अराउंड करता है और फिर वो भागने दौड़ने लगता है। ये सब विथ टाइम आता है। ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स वन डे टास्क नहीं है। ये वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स मैंने आपको बताया कि सबसे पहली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो होती है बच्चे में, वो या तो क्राइंग होती है या सकिंग होती है, जिसके साथ वो पैदा होता है। उसके बाद सारी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स डेवलप होती हैं। ठीक है, इसमें टाइम लगता है। तो ये वाली जो मूवमेंट है, वॉकिंग ऑन द लाइन, ये आपको उनमें बहुत अच्छी तरीके से नजर आती होगी। जब भी आप बच्चे को लेके वॉक करने जाएंगे, आपको जरूर दिखेगा कि वो आपको छोड़ के एक पतली सी किसी टक्कर पे वॉक कर रहे हैं, राइट? या आप देखते होंगे कि किसी मस्जिद में आप जाते हैं, वहां पे टाइल्स बने हुए, तो बच्चा वो उन टाइल्स पे चलना शुरू कर देता है। या अगर उसको कहीं शेप्स नजर आते हैं तो वो उस शेप्स पे चलना शुरू कर देता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसको देखते हुए लोगों ने अपनी क्लासरूम्स के अंदर ऐसे एनवायरनमेंट सेटअप किया है जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो अपना बैलेंस बरकरार कर रहे हैं और वॉक कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है, मैं अभी आपको बिल्कुल थोड़ी देर में बताती हूँ कि इससे इनको क्या फायदा होता है। ये एक है एक्सरसाइज, आप पिक्चर देख रहे हैं कि हम इस तरह से एक एलिप्स बनाते हैं पूरे क्लासरूम के खास एरिया में, और उन बच्चों को इस खास टेप पे चलना होता है। एंड आप देखें कि एक ग्रुप, आप छोटे से ग्रुप के साथ इस पे उनको वॉक करा सकते हैं। करते हुए इसने वॉकिंग ऑन द लाइन की है, एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब। ज़ैबत है, आपको दिख रहा है कि उसने बिल्कुल भी मिस नहीं किया, वो एक दफा भी लाइन से उतरी नहीं, और बहुत केयरफुली उसके हाथ में एक बेल थी और बेल को पकड़ते हुए उसने इस लाइन पे वॉक किया। चैलेंज ये होता है कि जैसे इसमें आपको क्लियरली नजर आएगा कि चैलेंज ये होता है कि हाथ में जो इनके बेल होती है वो बजे नहीं, तो ये चैलेंज होता है। इस तरह के और भी बहुत सारे इनके स्टेप्स होते हैं। अब मैं आपको उसकी बताती हूँ कि एज ग्रुप क्या है। तो जैसे हर एक्सरसाइज का, हर प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिकल लाइफ में एक नेम होता है एक्सरसाइज का, फिर उसमें आप किस एज में वो करा सकते हैं, उसका डायरेक्ट एम क्या है, उसका इनडायरेक्ट एम क्या है, उसके पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका कंट्रोल ऑफ एरर क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आप जो लोग जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग लिख रहे हैं, वो जरूर लिखें अपने ये नोट्स जो मैं बता रही हूँ। इसका नाम है एक्सरसाइज का वॉकिंग ऑन द लाइन, और ये एज 3 इयर्स ऑनवर्ड्स बच्चों को कराया जा सकता है बिल्कुल। इसका डायरेक्ट एम है द डेवलपमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड गुड पोस्चर व्हाइल वॉकिंग। तो ये पोस्चर एक एक दफा में नहीं
होता, ये बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। ये एलिप्स बना रहता है क्लासरूम में इनका, जब दिल होता है ये उस पे वॉक करते हैं, फिर अपने काम में जाके लग जाते हैं। तो इनको दिखाई जाती हैं एक्सरसाइजेस, और एक्सरसाइज में चैलेंज इंक्रीज किया जाता है। जैसे सबसे पहले इजीएस्ट एक्सरसाइज ही होती है कि जिसमें इनको कोई चीज होल्ड नहीं कराई जाती, बस इनका जैसे ये वाली पिक्चर है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है अभी। सबसे पहला स्टेप ये है कि इनको लाइन पे सिर्फ वॉक करना है, बॉडी को बैलेंस करते हुए। ये अपने हाथ दोनों खोल के रख सकते हैं ताकि ये बैलेंस कर सके इजीली, और स्लोली एंड ग्रेजुअली इनको अपना फेस अप रखना होता है ताकि ये देखे नहीं और बगैर देखे लाइन पे वॉक करें। अम, इसका इसका इसकी इनडायरेक्ट एम क्या हो सकते हैं? इसके इनडायरेक्ट एम्स हैं, इनमें कंसंट्रेशन डेवलप होती है, और इन पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन इनमें डेवलप होती है। हर पार्ट इनका कोऑर्डिनेट कर पाता है। जैसे अगर हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है तो पकड़ के साथ वॉक करना, या सर पे कुछ रखा हुआ है तो उसको बैलेंस करते हुए रखना, तो पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रही होती है, इसमें डेवलपमेंट हो रही होती है। ये एक खास मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी का इसका के दरमियान में ये एक उसको अलाइन करती है, कि जैसे इसमें ये दिमाग का और फिजिकल एक्टिविटी इनकी एक साथ हो रही होती है। जैसे कि कह लें कि बहुत ध्यान से इनको करना पड़ रहा होता है, जिसमें बोथ ब्रेन एंड बॉडी इन्वॉल्व होती है। प्रिपरेशन फॉर साइलेंस गेम, एक अभी आगे इनकी एक्सरसाइज आने वाली है जिसे कहते हैं साइलेंस गेम। तो ये इनडायरेक्टली इनको साइलेंस गेम के लिए प्रिपेयर करती है। और अगर मैं इस्लामिक रिसर्च के तौर पे, अगर इसको मैं इस्लामिक स्टडीज से कनेक्ट करूं, तो आप इनडायरेक्ट प्रिपरेशन फॉर नमाज भी कर सकते हैं। पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, अब पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट वो एक्शंस होते हैं जिसके बगैर ये एक्सरसाइज नामुकम्मल होती है। अगर ये स्टेप्स करेंगे जो कि हैं खास, तो ही इनकी इसकी एम फुलफिल होगा। क्या एम है? कि बॉडी का पोस्चर, इनका फुल बैलेंस एक्वायर होना, वो नहीं हो सकेगा जब तक कि ये स्टेप्स नहीं होंगे। क्या स्टेप्स हैं? कीपिंग फीट ऑन द लाइन, तो इनको पूरा पैर लाइन पे ही रखना है। अगर ये बार बार अपना पैर लाइन से उतारेंगे तो इसका मतलब कि वो एम फुलफिल नहीं होगा। तो इन्हें ये जब प्रेजेंटेशन दी जाती है तो खुद गाइड जो टीचर है वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट का ख्याल रखती है, उस पर खास एम्फसिस दिखाती है, शो करती है, ताकि बच्चे उसको फॉलो कर सकें। मैचिंग द सेट पेस, मतलब एक पैर के आगे, हील टू टो वॉक कहते हैं इसको। यानी कि जब आप पैर आगे रखते हैं तो आपका जो पीछे का हील है वो आगे टो से टच करे, और फिर आप थोड़े थोड़े गैप से चलने लगते हैं। तो हील टू टो वॉक कहलाता है। जब आप खुद भी चलेंगे, आप देखिएगा आप खुद भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे इतना इजीली। तो आप कोशिश करें कि आप ये कर सकें। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की वॉक है। सारा प्लेन है, फिर इधर भी आप देख सकते हैं कि पूरा एक पैर पिछले पैर के आगे होता है, एंड इट्स नॉट इजी। इवन आप ट्राई करें, आपको लगेगा कि आप 10 मरतबा डिसबैलेंस में इस खास एक्सरसाइज में, और कितना आपका दिमाग लग रहा है कि आप फोकस करके इसको कर रहे हैं। आप देखिएगा, आप खुद भी करके आपको अंदाजा होगा। इसमें आप छोटा सा, मतलब लाइट सा कोई भी पीछे म्यूजिक लगा सकते हैं, और जो लोग नशीद लगाना चाहें वो बिल्कुल लाइट उसमें, ताकि आप बच्चों को फोकस करा सकें। कंट्रोल ऑफ एरर क्या है? द लाइन, मतलब एक आपको कंट्रोल ऑफ एरर दे दिया गया है कि इसके बगैर बच्चे को अपनी मिस्टेक नहीं पता चलेगी। तो कंट्रोल ऑफ एरर का मतलब है कि बच्चे को खुद रियलाइज हो जाए अगर वो मिस्टेक कर रहा है। एडल्ट्स करेक्ट नहीं करते मोंटेसरी एनवायरनमेंट में। हर एक्सरसाइज में कंट्रोल ऑफ एरर मौजूद होता है, ऐसा कि जो कि बच्चे को रियलाइज करा दे खुद से एक्सरसाइज कि वो मिस्टेक कर रहा है। तो द मोमेंट उसका पैर लाइन पे से उतरेगा, उसको खुद आइडिया हो जाएगा कि मेरी मिस्टेक है।
या अगर उसके बेल बच जाती है तो उसको आइडिया हो जाएगा कि वो वॉक केयरफुली वॉक नहीं कर रहा। या जो सर पे उसने कुछ भी रखा हुआ है, जैसे ये एक बीन बैग है या बुक है, अगर वो गिरती है उसके सर पे से स्लिप होती है तो उसको पता चल जाएगा कि ये उसकी मिस्टेक है। ठीक है, तो ये इजी टू डिफिकल्ट एक्सरसाइजेज हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया बगैर कोई चीज हाथ में होल्ड किए हुए। फिर उसके बाद आप फ्लैग दे सकते हैं, फ्लैग इजीएस्ट है। फिर आप उसके बाद बेल दे सकते हैं। बेल के बाद है आप एक छोटा सा ग्लास उसमें पानी भर के बच्चे को दे सकते हैं कि इसको होल्ड करके वो चले और पानी गिरे ना। तो क्या कंट्रोल ऑफ एरर है कि बच्चे से पानी नहीं गिरे, तो वो कंट्रोल ऑफ एरर बन जाता है उसके लिए। अगर पानी गिरता है तो ओ ये तो मिस्टेक हो गई, राइट, वो बच्चा रियलाइज करता है। या जब आप करके दिखा रहे होते हैं तो आप पहले से बताते हैं वी नीड टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट ड्रॉप अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लास। ठीक है, तो इस तरह हम उनका सेट करते हैं एक स्टैंडर्ड। और ये बीन बैग आपको सर पे नजर आ रहा है, इसमें ये लास्ट इनकी फुल कंप्लीटली बैलेंस बॉडी पोस्चर है। आप देखें इसके हाथ दोनों बच्ची के खुले हुए हैं बिल्कुल साइड में, और बीन बैग सर के ऊपर रखा हुआ है। तो ये कहते हैं कि ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें काफी परफेक्ट बच्चे को बैलेंस आ चुका होता है। देखिए ये बच्ची नीचे देख भी नहीं रही है, क्योंकि अगर ये नीचे देखेगी लाइन पर तो इसके सर पे से बैग गिर जाएगा, राइट। और एंड शी इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी इज सो हैप्पी। तो इतना ही कॉन्फिडेंस, इतनी ही इनके अंदर डेवलपमेंट होती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, क्योंकि इन्हें अचीवमेंट होती है इनको एक कि ओ मैंने तो ये काम कर दिया। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रही होती है। मेंटल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों इन्वॉल्व हैं, तो इनको इनकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि एक इनकी बॉडी कंप्लीटली, इनके मूवमेंट्स जब कंट्रोल हो रहे होते हैं तो इन्हें एक इनर सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है। और क्योंकि ये स्टेप्स कंट्रोल्ड मूवमेंट के, जैसे नमाज में भी कंट्रोल्ड मूवमेंट्स हैं, तो जो भी आप नमाज के तरह से सिमिलर भी एक्सरसाइज कराते हैं आपको एक सेटिस्फैक्शन देती है वो चीज, राइट। क्योंकि आपकी बॉडी इसी फितरत पे बनी होती है, अल्लाह ने इसी तरह इसका निज़ाम बड़ा खूबसूरत है कि आप चाहते हैं कि आप उस खामोशी में उसमें बैठें, अपनी एक्शन पे फोकस करें, तो आपको वैसा ही मजा आए जैसा आपको नमाज में आता है। और मुकम्मल मजा जब आता है जब आप मुकम्मल तौर पे नमाज डायरेक्टली पढ़ने लगते हैं, राइट। मगर ये इनडायरेक्ट प्रिपरेशन। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी। हाँ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ मूवमेंट्स। सबसे पहले तो रिफाइंड मोटर स्किल्स। एक एक्टिविटीज हेल्प चिल्ड्रन बिकम मोर प्रिसाइज एंड कोऑर्डिनेटेड इन बोथ ग्रॉस एंड फाइन मोटर मूवमेंट्स। तो अगर आप मैं फाइन मोटर मूवमेंट्स कहूँ तो जो जैसे बटन खोलना बंद करना ये फाइन मोटर मूवमेंट्स हैं। पेंसिल को पकड़ना ये फाइन मोटर मूवमेंट्स। तो इसमें आप देखें, आप चीजों को पकड़ रहे हैं ना, आप फ्लैग पकड़ा आपने, ग्लास पकड़ा आपने, बेल पकड़ी, राइट। तो इन सब से दोनों बोथ ग्रॉस एंड फाइन मोटर मूवमेंट्स हो रही हैं। फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रेशन, द एक्सरसाइज कनेक्ट्स फिजिकल मूवमेंट विद मेंटल कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथनिंग द लिंक बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। तो आपका बॉडी और माइंड साथ वर्क कर रहा है, तो उस खास एबिलिटी को ये स्ट्रेंथन कर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें माइंड और बॉडी दोनों इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं पर्पसफुल एक्टिविटीज। पर्पसफुल एक्टिविटी में और किसी और एक्टिविटी में फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को कुछ खिलौने दिए खेलने के लिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस एज के ग्रुप के बच्चे अगर उसका पर्पस नहीं है, लेट्स से ब्लॉक्स का, तो मैं फिर कहती हूँ पर्पस है, लेकिन अक्सर लोग गाड़ियां दे देते हैं या और मुख्तलिफ खिलौने हैं जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता मैं उससे क्या करूं ऑनेस्टली। तो जब उसे समझ नहीं आ रहा तो वो अपने तौर पे यूज कर रहा होता है, कभी तोड़ के, कभी मोड़ के, कभी एक दूसरे से बैंक करके, क्योंकि उसका कोई पर्पस ही नहीं होता। वेरेज आप जितनी भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस देखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस, इससे पहले भी मैंने जितने भी ग्रुप आपको दिखाए हैं पिछले सेशंस में, इन सब का पर्पस है, इन सब में आप बच्चे की माइंड और बॉडी दोनों एंगेज है।
तो जिस एक्सरसाइज में बॉडी और माइंड दोनों एंगेज होते हैं, यानी कि उनका कोई पर्पस होता है, बच्चे को कोई पर्पस समझ में आ रहा होता है, तो वो पर्पसफुल एक्टिविटीज होती हैं, उसका बच्चे को बहुत फायदा हो रहा होता है। कंसंट्रेशन इन सेल्फ डिसिप्लिन, आपने देखा होगा नमाज आपको कंसंट्रेट करना सिखाती है, नमाज आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है। अब इस एज ग्रुप को आप नमाज तो उस तरीके से नहीं पढ़ा सकते ना जैसे आप खुद पढ़ते हैं, तो ये एक्सरसाइज इनडायरेक्टली उसको नमाज के लिए हेल्प करेगी बाय फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग देयर बॉडीज। अब आप देखिए नमाज के अंदर आपको एक खास तरीके से बॉडी को कंट्रोल करके कितनी देर तक जानमाज पे खड़ा रखना होता है। आप यकीन करें बड़ों को तक भी अभी तक ये कंट्रोल और फोकस हासिल नहीं होता जब तक वो इंटेंशनली ना इस चीज को प्लान करें। Children build concentration and self-discipline which transfers to other areas of their learning. अब ये concentration और self discipline ना सिर्फ उनको नमाज के लिए बल्कि और दूसरे भी एरियाज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स से मैथ्स की कोई एक्सरसाइज है जो ग्रेड 3 में और ग्रेड 4 में जरूरी है, तो वो एक्सरसाइजेज में हम अक्सर बच्चों को नोट करते हैं कि वो फोकस नहीं कर रहे होते, और अक्सर आप देखें आप पेरेंट टीचर के पास जाते होंगे तो टीचर कहती होगी कि ये कंसंट्रेट नहीं करता जैसे इसे करना चाहिए, जब भी मैं पढ़ाती हूँ या इंस्ट्रक्शंस देती हूँ तो ये कंसंट्रेट नहीं कर रहा। तो ये वही कंसंट्रेशन है जो कि मिसिंग होता है, क्योंकि हम अभी तक आप देखें जितने आपके जानने वाले हैं आप पूछिएगा कितने लोग हैं जो ये प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस बच्चों को करा पाते हैं, और स्पेशली 0 to 6 years तो बहुत सारे लोग नहीं करा पाते, और बहुत सारे लोग बच्चों को खुद स्पून फीड कर रहे होते हैं, उन्हें खुद से काम भी नहीं करने देते हैं, ना कपड़े पहनने देते हैं। तो आप देखें सारे ईयर्स तो उनके पैम्परिंग में गुजर जाते हैं, तो जब वो अपने हाथों का इस्तेमाल ही नहीं करते, जब जो कि सेंसिटिव पीरियड उनमें मौजूद है जैसे कि मूवमेंट्स के लिए, तो जब वो यूज ही नहीं करते मूवमेंट्स, तो आप सोचें कि कैसे वो कंसंट्रेशन डेवलप करेंगे, कैसे वो कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो अब जजमेंट करेंगे। वो तो अपने माइंड को जो कि एक मैथमेटिकल माइंड है, अल्लाह ताला ने खास तौर पे इंसान का माइंड एक मैथमेटिकल माइंड बनाया, एक खास माइंड बनाया, मतलब ब्रेन इतना स्पेशल बनाया है अल्लाह ताला ने इंसान का कि वो जब ये प्रैक्टिसेस करता है तो वो इंटेलिजेंट होता है, स्पेशली इस एज में 0 to 6 में। मगर जब आप उन्हें मौका ही नहीं देंगे तो वो बच्चे इंटेलिजेंट कैसे होंगे। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एक ऐसी स्किल है जिसके लिए बच्चा पैदा होते ही कोशिश कर रहा था। इंडिपेंडेंस आप पहले स्टेप से ही समझ जाएंगे। क्या बच्चा माँ के वूम से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है? बिल्कुल कर रहा होता। वो माँ के वूम में तो नहीं रहना चाहता, माँ के वूम में 9 months से ज्यादा नहीं रहना चाहता बच्चा, तो वो खुद ब खुद अपने आप को पुश कर रहा होता है। क्या अल्लाह की तरफ से उसको मदद होती है और वो माँ के अंदर से बाहर आ रहा होता है। इसे कहते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो रहा है आउटसाइड द वर्ल्ड में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। और जिस दिन से वो माँ के पेट से निकल के बाहर आता है उस दिन से उसका एम होता है इंडिपेंडेंस। ये एक फितरी अमल है, जो लोग इस फितरी अमल को समझ जाएंगे वो बहुत हद तक अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो अब आपको मेरा ब्रॉडर एम प्रैक्टिकल लाइफ का समझ में आया होगा कि इंडिपेंडेंट बनाना, वी ऑल हैव टू मेक दीज किड्स इंडिपेंडेंट, और डे 1 से इनमें खुद से कुदरती तौर पे अल्लाह ने इनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो वो इनर टीचर है ना, वो उनके अंदर वो सारी चीजें अल्लाह ने डाल दी ताकि ये इंडिपेंडेंट हो सके। पेरेंट्स को जिम्मेदारी दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए, तो जिनके घर में वो बच्चा पैदा हुआ अल्लाह ताला ने उनके लिए ये खास एक काम रख दिया कि वो इसको इंडिपेंडेंट बनाए। किस तरह का इंडिपेंडेंट? एक इंडिपेंडेंट मोमिन मुस्लिम बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकी सिर्फ इस्लामिक या दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए कि वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सके, उसको करने के लिए तमाम स्किल्स दी थी। जैसे कि सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ वो पैदा नहीं होता, उसको सीखनी होती है, तो उसमें वो सेंसिटिव पीरियड्स डाल दिए। सेंसिटिव पीरियड्स फॉर सोशल बिहेवियर,
गुड मैनर्स वो डाल दिए ताकि वो अच्छे इखलाक सीख सके। सेंसिटिव पीरियड फॉर मूवमेंट, ताकि हर तरीके की मूवमेंट उसको सिखाई जा सके। ये सारे सेंसिटिव पीरियड्स अल्लाह ताला ने उनमें डाल दिए। हम अपने नेक्स्ट सेशन में सेंसिटिव पीरियड्स को दोबारा से टच करेंगे और मैं आपको उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स बताऊंगी ताकि आप उसको उसका एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकें सारी प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस से। और जितना जल्दी बच्चा इंडिपेंडेंट होता है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है। सूरह फुरकान की में एक आयत है 63, वॉकिंग कामली व इबाद रहमान ना यमशूना अलल अर्दी हौनन व इजा खातबहुमुल जाहिलूना qalu salaman. The servants of the most merciful are those who walk upon the earth gently, and when the ignorant address them, they respond with peace. हम ऐसा पीस चाहते हैं इनमें, हम ऐसा चाहते हैं कि ये जेंटली मूव अराउंड करें और एक अच्छे मुस्लिम की तरह। तो ऑल प्रेजेस पीपल who move, Allah praises people who move gently, walk calmly, and control their physical behavior. Calm movement is a sign of inner balance and good manners. हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही मुसलमान बने, तो इसकी शुरू से हमें मूवमेंट्स को हम चाहते हैं कि कंट्रोल हो। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ, वो है साइलेंस गेम। एक बहुत स्पेशल एक्सरसाइज है जो कि इनको अननेसेसरी नॉइजेस करने से एनवायरनमेंट में और कॉन्शियस करने के लिए खिलाया जाता है। क्या कॉन्शियसनेस डालने के लिए कि साइलेंस इज बेटर। जो हम कहते हैं ना कि बेहतर है खामोशी, साइलेंस इज विजडम, वो इन्हें प्रैक्टिस कराया जाता है। कैसे? पहले तो प्रिपरेशन फॉर साइलेंस, तो हमने जो एक वॉकिंग अराउंड द मैट्स मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, केयर ऑफ एनवायरनमेंट। कितनी कैलकुलेशन, कितनी जजमेंट हो रही है, आप देखें। इसके अलावा ये एक है जिसके अंदर आप देखेंगे कि बच्चों के साथ मैंने एक छोटी सी बेल उनको दी है और उसको वो रिंग किए बगैर उनको पास ऑन करना है। पूरे ये सर्कल में बैठे होते हैं और इतने आहिस्ता से दूसरे बच्चे को पकड़ाते हैं ताकि बेल की आवाज ना आए, और बच्चे इसमें करने से बहुत अचीवमेंट महसूस करते हैं, बहुत खुश होते हैं। आप देखिएगा इस बच्चे का रिएक्शन जिसने अभी हाथ में बेल पकड़ी हुई है। इतने आहिस्ता से इसने दिया, उसको बेल नहीं बजी। अब उसने एक्साइटमेंट आवाज नहीं, लेकिन उसके बॉडी एक्शन से आपको वो कितना खुश था कि बेल नहीं। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज प्री प्रिपरेशन कह लें, प्री एक्टिविटी साइलेंस गेम से पहले। अब साइलेंस गेम के बारे में थोड़ा सा बता दें। साइलेंस गेम के अंदर हम थोड़े से बच्चों को लेके बैठते हैं और उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस? कि मैं रूम को थोड़ा सा डार्क करूंगी और ब्लाइंड्स बंद कर दूंगी और क्या कहते हैं, मैं आपका नाम बहुत आहिस्ता से विस्परिंग वॉइस में पुकारूंगी। तो जब मैं आपका नाम विस्पर करूंगी तब आप अपनी अपनी जगह से उठना है और मेरे बराबर में आके खड़े होना है। और इससे पहले मैं उनको बताऊंगी कि उन्हें बैठना कैसे है, तो मैं बैठ के दिखाऊंगी कि बगैर मूवमेंट के वो कैसे बैठेंगे, आंखें बंद करके। और आंखें बंद करके वो अपने नाम पे फोकस करेंगे और नाम में विस्परिंग वॉइस में लूंगी तो उन्हें बहुत ज्यादा फोकस करना है।
और जैसे ही वो अपना नाम सुनेंगे तो वो टिप टो में, मतलब जैसे अपने टोस पे चलते हुए, बगैर आवाज किए हुए वो चलते हुए मेरे बराबर में आके खड़े होंगे। ये है एक साइलेंस गेम। तो इसमें बच्चे बहुत देर तक बैठे रहते हैं वाकई, आंख बंद करके। और क्योंकि ये प्रैक्टिस काफी बार होती है क्लास में, तो इन्हें साइलेंस का एक तरीके से कह लें मजा आता है, और इनको इसकी वैल्यू पता चलती है। वैल्यू किस तरह से कि इन्हें खुद काम करते वक्त अंदाजा होने लगता है कि क्लास में कितना शोर हो रहा है। तो फिर बच्चे ही रियलाइज करने लगते हैं, फिर एक दूसरे को बताते हैं, ओ देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, डू नॉट मेक नॉइज। ये रियलाइजेशन उनमें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। एंड देखिएगा आप मैं कैसे नाम विस्पर करती हूँ और बच्चा फिर कैसे उठता है। um, नाम विस्पर था और बच्ची ने सुना, और वो करके वो बहुत स्लोली कि किसी को और को खड़े होके नाम बहुत विस्परिंग वॉइस में होता है। और इसमें मुझे थोड़ा सा अपना वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ा, क्योंकि किसी बच्चे को मुस्तकिल कॉफ हो रही थी, तो बाकी बच्चे नहीं सुन पा रहे थे। लेकिन जब जैसे ये तो एक दिन की बात है ना, लेकिन जब बच्चों को कॉफ नहीं होती, आप यकीन करें इतनी प्यारी साइलेंस होती है एनवायरनमेंट में। और ये कोई कुछ नहीं तो 3-4 मिनट के बाद मैं नाम पुकारना शुरू करती हूँ। उस वकत से लेके बच्चे जब तक कि ये सब के सब उठ के मेरे बराबर में आके बैठ नहीं जाते या खड़े नहीं हो जाते, तब तक सारे इसी तरह बैठे हुए होते हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ। और ये कितना अपनी बॉडी मूवमेंट्स पे फोकस कर रहे होते हैं, कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, कितना ख्याल रखते हैं कि जब तक ये सुनेंगे नहीं अपना नाम, ये उठेंगे नहीं। और बहुत ही विस्परिंग वॉइस के अंदर, जैसे कि बहुत ही लाइट मेरी वॉइस होती है, और कमरे के किसी भी कोने से, क्लासरूम के कोने से मैं नाम लेती हूँ तो भी वो उनके कान में चला जाता है। मतलब इनका फोकस आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ जाता है कि ये अगर मैं दूर से भी एक विस्परिंग वॉइस में मैं बोलूं तो भी अपना नाम सुन लेते हैं, और फिर ये उठते हैं और फिर बराबर में आते हैं। आप सोचें कितना कंट्रोल ऑफ मूवमेंट है इस एक्सरसाइज में। जो पिछली वाली आपने देखी थी वो वॉकिंग ऑन द लाइन थी, वो इनडायरेक्टली इस गेम के लिए प्रिपेयर करती है। आपने सोचा है कि जब ये साइलेंस में बैठेंगे, जब अपने आप पे मूवमेंट्स पे फोकस करेंगे, तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली कितने प्यारे तौर पे उस साइलेंस के लिए प्रिपेयर होंगे, जो कि हर मुसलमान को जरूरी है, मुझे और आपको, कि जब भी हम नमाज में बैठे, अकेले बैठे, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से बातें करें, तो हमें ऐसी ही साइलेंस में होने की जरूरत है। अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट को भूल के, सारी तरफ से तवज्जो हटा के हमें नमाज में फोकस करना होता है। क्या होता है हमारे साथ नमाज में, हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, हमारे पास फ्यूचर की इतनी सारी चीजें आ रही होती हैं, या पिछली आ रही होती हैं, या दिमाग में इतने ख्यालात आ रहे होते हैं। आप सोचें, जिस बच्चे को इस एज में ये प्रैक्टिस करा दी जाए साइलेंस गेम की, क्या वो बेहतर तौर पे नमाज नहीं पढ़ेगा? ये मेरे और आपके सोचने के लिए है। मैंने तो आपको सिर्फ ये बताना है कि इस एज को आप यूज कर सकते हैं। ये वर्स है कुरान की ऑन कामनेस एंड ह्यूमिलिटी इन प्रेयर, सूरह अल मोमिनून, वर्स नंबर 2, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन।
Those who are humble and fully present in their prayer, khushu, calm body, quiet mind, controlled movement. यही सारे एम्स थे ना इस एक्सरसाइज के। और हमने इन्हें ये एक्सरसाइज इस एज में कराई 6 years से पहले पहले, 3 years प्लस और 6 years से पहले पहले कराते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस में आते रहेंगे। ये साइलेंस गेम अकेले तो होता नहीं है, ग्रुप में होता है। तो जब आपके पास मिक्स्ड एज बच्चे हों तो जरूर घर पे इसको प्रैक्टिस करिएगा, एक्सपेरिमेंट करिएगा। भाई के बच्चे आते हैं, बहन के बच्चे आते हैं, सबको मिला के गेम खिलाएं और उन्हें बहुत शौक होता है कि वो इसको खेलें। इसकी हिस्ट्री भी बड़ी प्यारी है। हम देखते हैं हमारे पास कितनी स्लाइड्स है तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी। कंट्रोलिंग द टंग प्रोटेक्ट्स द होल बॉडी। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अक्सरु खताया इब्नी आदम मिन लिसानिही। मोस्ट ऑफ द सिंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ आदम कम फ्रॉम देयर टंग। तो आप देखिए इसमें कितनी देर बच्चा खामोशी इख्तियार करता है, अपनी टंग को कंट्रोल में रखता है, अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखता है। ये सारी इनडायरेक्टली प्रैक्टिसेस हैं जो बच्चे को एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा मोमिन भी बना सकते हैं। सला ट्रेन्स द बॉडी टू बी स्टिल। अब सला से क्या चीजें आ रही हैं, क्या हम वो इनडायरेक्टली इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को। ड्यूरिंग क़ियाम, स्टैंडिंग एंड तशहुद, सिटिंग, द बॉडी रिमेन्स क्वाइट एंड स्टेडी। दिस हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न टू पॉज, लर्न नॉट टू फिजिट। तो वो उस एक्सरसाइज का भी सेम पर्पस था, लर्न नॉट टू फिजिट। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे मुस्तकिल कहीं हाथ मार रहे हैं या टांग मार रहे हैं, तो क्योंकि उनमें सेंसिटिव पीरियड्स फॉर मूवमेंट है, लेकिन उन्हें एटलीस्ट कंट्रोल करना आ जाते हैं। जो वॉकिंग अराउंड मैट्स था उन्हें उसमें कंट्रोल ऐसा आता है कि आपने देखा होगा अक्सर बच्चा भागता है एक एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे और 10 चीजों से टकराता है। तो इन एक्सरसाइजेस से वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करेगा और फर्नीचर के गिर्द ध्यान से वॉक करेगा। डेवलप पेशेंस, ये इनमें पेशेंस लेकर आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आप कहते हैं कि बिल्कुल भी इसमें सब्र नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है, तो क्योंकि उसकी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है। और बहुत सारे बच्चे तो इस एज से गुजर ही जाते हैं और उनको तो वो लर्न भी नहीं कर पाते कि कंट्रोल मूवमेंट होता भी क्या है। बिल्ड द कैपेसिटी फॉर डीप फोकस। तो जो फोकस हम चाहते हैं कि जो नमाज के थ्रू आता है वो इस तरह से इनको हेल्प करेगा इसमें। स्टिलनेस बिकम्स नेचुरल विद रिपीटिशन। जितना ज्यादा स्टिलनेस रिपीट करेंगे उतना ज्यादा उनकी उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनता जाएगा। और क्या हमने शुरू में यही वर्सेस नहीं सुने थे? क्या हम ऐसा ही काम मुसलमान नहीं बनना चाहते? बिल्कुल बनना चाहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन एक्सरसाइजेस को जो कि अब तक मैंने आपसे डिस्कस किए उनको अपनी पेरेंटिंग में इन्वॉल्व करें। अपने अगर आप क्लासरूम में बच्चों के साथ डील करते हैं तो क्लासरूम में डील करें और इसको इनको यूज करें। छोटे छोटे गेम्स ऐसे खिला सकते हैं, जैसे मैंने पासिंग द बेल विदाउट साउंड कराया, बच्चे इनको चैलेंज के तौर पे लेते हैं। तो हाँ, मैंने आपको हिस्ट्री बतानी थी। तो हिस्ट्री ऐसे हुई थी इस गेम की कि मारिया मोंटेसरी अपने क्लास में बच्चों के साथ थी और एक एक माँ अपने छोटे न्यू बॉर्न को लेकर आती है क्लासरूम में। तो मारिया मोंटेसरी को न्यू बॉर्न को देख के ख्याल आता है कि क्यों ना मैं बच्चों को ये दिखाऊं कि ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है ऐसे स्टिल लेटा हुआ, जिसमें ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा और खामोश है और कितना खूबसूरत है कि क्या उसने दिमाग में ये सोचा। तो वो बच्चे को माँ की इजाजत लेके न्यू बॉर्न को लेके गई, क्लासरूम के बीच में बैठी और उसके इर्द गिर्द सारे बच्चे आ गए जो जिनके साथ वो रिसर्च कर रही थी अपनी। वो सारे बच्चे जब बराबर आके बैठे तो मारिया मोंटेसरी ने उन बच्चों से कहा कि हाउ ब्यूटीफुल द चाइल्ड इज स्लीपिंग सो पीसफुली एंड कामली। फिर उसने चैलेंज किया सारे बच्चों को, कैन यू डू द सेम? Can you sit so still without making noise? Can you be like this child? और वो वाकई ये हुआ कि वो बच्चे जो हैं एक के बाद एक सारे उस स्टिलनेस पोजीशन में आते गए और उसी की जैसी बच्चे की मूवमेंट थी उस तरीके से देखकर अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने लगे। उससे उसको आइडिया मिला कि ये साइलेंस गेम
बहुत हद तक इनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए काम कर सकता है। उसके बाद फिर ये इस तरह से उसने डिस्कवर किया और उसने साइलेंस गेम खेला। ये इतना फेमस हो गया मॉन्टेसरी वर्ल्ड में कि ये अब तक खेला जाता है। इस बात को तो काफी साल हो गए, लेकिन ये अब तक प्रैक्टिस किया जाता है और खेला जाता है क्लासरूम्स में, और इसके बहुत फायदे नजर आते हैं। हम अपना सेशन आज का यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी सारी एक्सरसाइजेस करा दी हैं, और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एल्बम लेकर आएंगे। और मैं बिनिश से कहूंगी कि बिनिशा प्लीज दुआ करा दें छोटी सी हमारे लिए, फिर मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ इंशाल्लाह। जी मैम। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.